2018 का ये पेपर है सीटेट का, और इसका ईवीएस का जो 30 क्वेश्चंस है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 18 से स्टार्ट कर रहे हैं और 23 तक जो पेपर आए हैं उनको हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पेपर कहीं से भी ऐसे ही दिया गया है। तो आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो पेपर किस तरीके का आता है ये देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग थियरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक पेपर कम से कम हम लोग समझ लेंगे कि पेपर आता कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, किस बुक का यूज़ किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड तक देखने की कोशिश करिएगा, और अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहुंचा दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैं हिंदी वाले ऑप्शन को देख रही हूँ, और अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो मैं इंग्लिश वाले को भी देख लूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकास, पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आंसर बता रही हूँ डायरेक्ट, उसके बाद जब हम लोग थियरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में जो बात सत्य है वो है आपका विकास के कुछ, पहला ऑप्शन जो है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि दोनों ही क्या हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो कहा नहीं जा सकता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूरी हो जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम कई क्वेश्चंस गलत कराते हैं इसी चक्कर में कि यहाँ पे कहा जा सकता है ऐसा सोच लेते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया था। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये सारी चीज़ें पियाजे के सिद्धांत की है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुत्क्रमणीयता। तो यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक की बात की गई है और यहाँ पे भी नहीं है ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगर आप लोग को हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इंग्लिश वाले ऑप्शंस भी लेने हैं, तो मैं उस तरीके से भी कर दूंगी। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। प्रतीकात्मक विचार का विकास, तो ये ऑप्शन सीमा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है और हम लोग 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा निम्नलिखित कारणों से युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स का यूज़ किया गया है। वे अपने शरीर व निपुणता प्राप्त करने में के अलावा, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करने में, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो
खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका थोड़ा इंग्लिश देखेंगे हम। प्ले हैज़ एन सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रेन फॉर द फॉलोइंग रीज़न। मतलब खेल जो है बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा? तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ऐसा नहीं है सिर्फ प्लीजेंट सुखद अनुभूति के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट है वो आपके ऑप्शन सही हैं। तो 4th नंबर का ऑप्शन नंबर 3, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें खेल क्या करता है, बच्चों के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा। सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका विभिन्न तरीका है, तो बच्चा इसको कई तरीक़ों से सोचने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही क्या है, विभिन्न तरीके, यानी डिफरेंट तरीके से बच्चा इसको कैसे हल कर सकता है। तो यहाँ पे गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, या थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। तो लेबलिंग तो नेगेटिव चीज़ें जो भी हैं उनको हटा दीजिए। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना। रैंकिंग भी सही नहीं है, सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। तो जो भी पहले तो आप छांटने के लिए क्या कर सकते हैं, जो निगेटिव चीज़ें उनको हटा दीजिए। तो रैंकिंग नहीं की जाती है, यहाँ छात्रों की लेबलिंग भी गलत है। यहाँ रैंकिंग आ गया, इससे हटा दीजिए, लेबलिंग करनी नहीं चाहिए, रैंकिंग इसमें भी आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, करके सीखना, परियोजना विधि या सहयोग से सीखना, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम से कम जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करवा दीजिए। और हम लोग जो भी थियरी वगैरह है वो स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, फॉर्म आ जाए कम से कम, उससे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसमें से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, एकदम गलत। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, डायरेक्ट देखते हैं, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो ये जो है अपने आप में ही स्कूल क्या है, शिक्षा स्वयं ही एक जीवन है, इस बात को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसके अनुसार किसे माना जा सकता है सिद्धांत के योगदान के रूप में? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो देखिए कौन कौन से सिद्धांत आपके पूछे जा रहे हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य
लगभग स्वयं कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी को कहते हैं निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणी वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर एक माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। उभयलिंगी जिसमें दोनों ही गुण पाए जा रहे हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि 10-10 क्वेश्चन कराइए तो मैं 10-10 क्वेश्चन को ले आऊँगी। और अगर जैसा भी लग रहा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि जल्दी से चैनल भी ग्रो हो और मैं थोड़ा और लाइव आके भी पढ़ा सकूं। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है, ट्यूशन जो है, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में थे यह है तो और इसीलिए पक्षपाती है। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की, एक से अधिक का मतलब क्या हुआ, एक से बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट हम देख लेंगे, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे। आप लोग को 10-10 क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए? तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे हम। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में जो शिक्षक है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका वो सही हो जाएगा। यह बच्चों को सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? कंटिन्यूस आपके हमेशा क्लासरूम में मतलब स्कूल में आप जितने भी दे रहे हैं हर तरीके से आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है क्या? किस प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है? एक आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया प्रतिभाशीलता का कारण हो सकती है। ठीक है, 17 से देखते हैं। 17 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो, अब डायरेक्ट आंसर देखा जाए तो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग कर। क्रिएटिव जो
कक्षा में क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगर हम इसका इंग्लिश देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूज़ ऑफ कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। अगर ऐसा करते हैं तो इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्टोरेंट, तो उनके लिए अच्छा होगा। 18 का 1। क्वेश्चन नंबर 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। यहाँ भी नहीं है ऑप्शन आया है, तो यह इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर फ़ोन है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, तो सबसे ऊपर से वो अति संवेदनशील है, तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये निगेटिव वाला जो आंसर है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना ये उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिक है, सृजनात्मक है या प्रत्यास्थी हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या है, क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक हैं। ठीक है। 20 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट देखेंगे हम। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, इसका इंग्लिश थोड़ा देख लेते हैं। यूज आस्क क्वेश्चन विथ कन्वर्जेंट आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग नहीं है। तो आप जानते हैं कि 14 संवेग होते हैं, 14, और स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना, इसमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो जो डर है वो संवेग नहीं है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां और संवेग होते हैं, तो संवेग में नहीं आता है डर। 22 का 2, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे की गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो बच्चा जो है दूध का देखा है तभी तो वो बता रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, तभी तो वो बता रहा है। एक 3 साल का बच्चा है और दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, ये बता रहा है। तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पूरा देखिएगा, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो 6 क्वेश्चन और है। और उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कितने कितने क्वेश्चंस एक दिन में लाए जाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत फंसाते हैं जहाँ पे सभी सही होते हैं लेकिन उसमें से सबसे अच्छा ढूंढना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे संवाद कर रहे हैं और पूछताछ के माध्यम से सीख रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो कि दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो
कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ऐसी कक्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। पाठ्य पुस्तक की भूमिका है, क्योंकि उपलब्ध संसाधन और संदर्भ एक है। दूसरा है वे एक राज्य राष्ट्र समाज अधिगम में एकरूपता बनाए रखें। नहीं, वे एक अध्याय के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक को थोड़ा इधर उधर हो गया है, क्योंकि ये मोबाइल व्यू है। और तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो करेक्ट हो जाएगा 26 का। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये है ऑप्शन नंबर 3 रचनावाद सही है। ठीक है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अपनी अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ही प्रश्न पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या किया जाए जो अधिगम में सुधार हो जाए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जहाँ पे इस तरीके का चीज़ आए कि वास्तविक जीवन से जोड़ना है बच्चों को, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, या बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो सबसे पहले रटकर वाला ऑप्शन जो होता है वो एकदम गलत होता है। तो रटकर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में अनुशासन जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बच्चों की मदद करता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हमने CDP के कर लिए और अभी आगे और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा थियरी वगैरह भी पढ़ेंगे। और ये एक पेपर दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि पेपर कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है और क्या क्या चीज़ें हर साल पूछी जा रही हैं। जैसे कोहलबर्ग का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, थार्नाडेक की थियरी। तो आप इन थियरी को पढ़िए, अभी टाइम है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है, तैयारी करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।